तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम उन 5 प्रकार की कलाओं का विस्तार से विभाजन। तो 5 प्रकार की कलाएं कौन कौन सी हो गई? तो हम बात करें तो 1 नंबर पे हमारी आती है चित्रकला। चित्रकला। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो मूर्तिकला। मूर्तिकला। प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आती है हमारी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। अगर 4 नंबर की बात करें तो क्या बचा? संगीत कला। संगीत कला। और 5 नंबर की बात करें तो बचा काव्य कला। तो यहाँ पर स्थापत्य कला वही भवन निर्माण कला है या वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। काव्य कला अगर बात आएगी तो कविता कला या साहित्य कला के नाम से जानते हैं। संगीत कला मतलब नृत्य कला के अंतर्गत अब आ जाती है। तो ये 5 प्रकार की कलाओं को हमें अब पढ़ना रह गया है। तो अगर हम पूछे आधुनिक काल में ललित कला कितने प्रकार की है, तो आप लोग ललित कला, ये सब किसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आती हैं? ललित कला के अंतर्गत। ललित कला, ये ललित कला के 5 प्रकार हैं। तो आधुनिक काल के मुख्य 2 भाग हुए, एक कामयोगी या उपयोगी कला, दूसरी अगर बात करें तो ललित कला। तो ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को आधुनिक काल में मिलता है। अब 5 प्रकार के कलाएं ये हमारी हो गई कला। 5 प्रकार की कला का वर्णन है। अब यहां हम बात करने वाले हैं माध्यम की। यहां पर हम बात कर लें प्रधान की। प्रधान की। और यहां हम कर लेते हैं माध्यम की। माध्यम की या इसी को कहते हैं आधार, जिसका आधार क्या होता है, ये चीज आज हम इसमें विचार करेंगे। तो सब प्यारे बच्चे अब यहाँ पर मेरा साथ देंगे आप लोग। चित्रकला क्या है, मतलब इसका हम आनंद किस प्रकार ले सकते हैं? तो सभी कहेंगे सर हम देख करके चित्रकला का आनंद ले सकते हैं, मतलब हम उसका रूप देखकर आनंद उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कला हो जाती है रूप, जिसका रूप प्रधान। क्या हो जाती है? रूप प्रधान, क्योंकि हम इसको देख करके ही, इसका रूप देख करके ही हम इसकी विशेषता या जो इसमें कमियां होंगी बता सकते हैं। तो रूप प्रधान ये कला होती है। और इसका अगर माध्यम बात करें तो प्यारे बच्चों ब्रश और रंग होता है, यानी ब्रश के द्वारा और रंग के द्वारा इसका आधार बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट मूर्ति कला की, तो प्यारे बच्चों मूर्ति को भी हम देख करके क्या करते हैं, उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं, यानी मन प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों रूप प्रधान कला हो गई। क्या हो गई? रूप प्रधान कला। अगर हम बात करें कि इसका माध्यम या आधार क्या होता है, तो सभी जानते हैं मूर्ति बनाने में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होता है, बस उसको यहाँ माध्यम आधार में लिखना है। तो हम अगर कह दें कुछ सीमेंट का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, करते हैं कि नहीं करते हैं? कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, तार का प्रयोग करते हैं, आदि आदि। बहुत जो चीजें होती हैं उनको हम आधार या माध्यम के द्वारा लिख सकते हैं। अगर हम करें स्थापत्य कला की बात, तो प्यारे बच्चों स्थापत्य कला भी रूप प्रधान होती है, क्योंकि इसका भी हम विशेषता देख के ही कर सकते हैं। तो इन तीनों की प्रधानता रूप प्रधान हो गई। अब अगर बात करें इसका माध्यम या आधार क्या होता है, तो इसमें भी सीमेंट प्यारे बच्चों लगती है, कंक्रीट लगती है, पत्थर एक लगता है, पत्थर, और जिसे हम कह सकते हैं मोटे तारों का प्रयोग, मोटे तार
जो आजकल सरिया के रूप में जाने जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम स्थापत्य ईंट का प्रयोग करते हैं। ईंट आप जानते होंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ईंट का प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं। संगीत कला भैया, अब बात करते हैं संगीत। तो संगीत का माध्यम है कि हम इन कानों से सुन करके ही उस चीज की विशेषता या आनंद ले सकते हैं। विशेषता कब बता सकते हैं? जब हमें आनंद आएगा, तो आनंद कानों से सुन करके हम विशेषता बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी प्रधानता कहें तो क्या रूप प्रधान है? नहीं, इसकी प्रधानता है प्यारे बच्चों ध्वनि प्रधान। क्या है? ध्वनि प्रधान ये ध्वनि प्रधान है, क्योंकि हम ध्वनि को सुन करके ही हम इसकी प्रधानता को रक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर बात करें तो क्या माध्यम ये सीमेंट कंक्रीट तार होगा? नहीं। ध्वनि में प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं किस चीज का? ध्वनि में अगर बात करें तो क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। दूसरी बात करें तो नाद, तीसरी बात करें तो ताल। ये चीज इनके माध्यम या आधार होते हैं किसके? संगीत कला के। अब अगर हम बात करें सबसे अपनी लास्ट कला के बारे में, जो काव्य कला है, तो काव्य कला क्या ध्वनि प्रधान है या रूप प्रधान है? तो काव्य कला प्यारे बच्चों अलग प्रधानता है, जिसको हम कहते हैं अर्थ प्रधान। क्या कह सकते हैं? अर्थ प्रधान। कैसे है अर्थ प्रधान? क्योंकि काव्य कला को जब तक हम अर्थ नहीं जान पाएंगे तो हम उस पे विशेषता या टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो प्रधान रूप है वो अर्थ प्रधान है। जब तक अर्थ काव्य का नहीं पता होगा तो हम उसकी विशेषता नहीं जान पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अर्थ प्रधान हो गई। अगर इसके आधार की बात करें कि आधार क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें शब्द इसके आधार होते हैं कि नहीं? शब्दों के अर्थ जब तक नहीं जान पाओगे तो शब्द और अर्थ बात करें तो ये दो इसके माध्यम होते हैं। तो यहाँ पर हम चित्रकला का विवरण देख लिए, मूर्ति कला का विवरण देख लिए, स्थापत्य कला का देख लिए, संगीत कला का देख लिए और काव्य कला। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ स्फटिका टिप्पणी कला के प्रकार पर कर लेते हैं। तो हम चर्चा करने से पहले 1 मिनट का समय आपसे लेते हैं, इसको साफ कर लेने के बाद उसके बाद चर्चा करते हैं या कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे भी देख सकते हो। तो हम अगर बात करें यहाँ पर एक थोड़ा सिस्टम की, तो कला के प्रकार अभी तक हम पूरे समझ गए हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम बात करने वाले हैं उस कला के टीका टिप्पणी के बारे में। तो पाश्चात्य जगत में अगर बात करें तो पाश्चात्य जगत में प्यारे बच्चों काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। किसको? अगर हम बात करें तो काव्य कला को श्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ माना है। पाश्चात्य जगत में अगर हम बात करें तो काव्य कला को श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें कुछ नाम हैं। हीगल एक नाम सुने होंगे। क्या नाम है? हीगल नाम के एक विद्वान हुए हैं। हीगल ने काव्य कला को पाश्चात्य जगत में श्रेष्ठ माना है। एक ब्रुसफुट हैं, उनको भी श्रेष्ठ काव्य कला लगती है। और अगर हम बात करें तो अपने भारत में अगर बात करें तो हमारे भारत में बात करें तो काव्य कला की जगह पर हम जो कला पढ़ रहे हैं, यानी कि
चित्रकला को श्रेष्ठ मानते हैं, को श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ हम मानते हैं किसको? चित्रकला को। भारत में अगर बात करें वही चीज की तो चित्रकला को श्रेष्ठ मानते हैं, और पाश्चात्य जगत मतलब विदेशों में, यूरोप में अगर बात की जाए तो काव्य कला को श्रेष्ठ मानते हैं। अब बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? किसने किया मतलब बंटवारा किसने किया कला का? तो बात प्यारे बच्चों, एक नाम विद्वान का सुने होंगे, प्लेटो। क्या सुना है? प्लेटो। तो सर्वप्रथम अगर किसी को कला को वर्गीकरण का श्रेय अगर प्राप्त होता है तो वो प्लेटो को होता है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इन्हीं के शिष्य, ये फर्स्ट नंबर पे, और अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो इन्हीं के शिष्य हैं जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? सभी लोग कल वीडियो में बताए थे कि अरस्तु कि कौन किसका गुरु है, ये कल वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, वो दूसरे नंबर पर कला का वर्गीकरण करते हैं। अरस्तु की एक किताब है भाषण शास्त्र, जिसमें उन्होंने कला का वर्गीकरण किया है। बात करें तो इनके भाषण शास्त्र, इनकी एक पुस्तक है, किसकी? अरस्तु की। कंफ्यूज मत होना, प्लेटो नहीं, अरस्तु की किताब में इनकी एक किताब है भाषण शास्त्र। प्लेटो की तो पुस्तक आप लोग जानते हो, बहुत फेमस है, रिपब्लिक। कौन सी? रिपब्लिक नाम की पुस्तक अगर आ जाए, रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो इनकी किताब है। कौन सी? रिपब्लिक नामक पुस्तक इनकी बहुत फेमस किताब है प्लेटो की। अरस्तु की भाषण शास्त्र है जिसमें कला का वर्गीकरण इन्होंने किया है। अब अगर हम बात करें एक पाश्चात्य जगत के एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, क्रोचे। क्या? क्रोचे नाम के एक विद्वान है पाश्चात्य जगत में। इन्होंने कहा है कि कला अविभाज्य है, मतलब कला के खंड नहीं किए जा सकते, कला को बांटा नहीं जा सकता। ये किसने कहा है? तो क्रोचे ने कहा है कि कला अविभाज्य है, अविभाज्य मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता, अर्थात कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जबकि दो विद्वानों ने ऑलरेडी कला का वर्गीकरण कर दिया, तब भी पाश्चात्य जगत में क्रो माने तो आप कल जानते होंगे किसका नाम बताया था? क्रोचे। क्रो मीन्स कौआ होता है। तो ये तो अलग ही होते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रथा कही कि कला को बांटा नहीं जा सकता है। तो याद रखना, ये कोई चतुर ही विद्वान कह सकता है, तो चतुर आज के युग में क्रोचे ही हैं पाश्चात्य जगत में। तो ये अविभाज्य कला को मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में भी कुछ विद्वान हैं जो कला को अविभाज्य मानते हैं, और उस पर भी टीका टिप्पणी कर लेते हैं। बस 1 मिनट समय को इसको साफ करने के लिए दीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम चर्चा किए तो उसमें बताया कि पाश्चात्य जगत के, पाश्चात्य जगत में, यूरोप में एक ऐसे विद्वान हुए क्रोचे, जिन्होंने कला को अविभाज्य माना है, मतलब कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये उनके द्वारा मानना है। अब हम बात करें अगर भारत में, तो प्यारे बच्चों,
भारत में क्या कोई ऐसा है जिन्होंने काव्य को कला नहीं माना है? तो हाँ, क्रोचे हैं वो काव्य को कला नहीं मानते हैं। तो भारत में इसी तरह हम बात करें, उन्होंने कला को अविभाज्य माना, मतलब उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये बताया है। हम अब बात करें अगर, तो भारत में चर्चा करें तो भारत में एक हमारे प्राचीन विद्वान हुए हैं भर्तृहरि। किसकी बात कर रहे हैं? भर्तृहरि। तो भर्तृहरि नाम के एक हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक का नाम है नीति शतकम। प्यारे बच्चों, ये भर्तृहरि की पुस्तक है, अगर आ जाएगा तो लिख लेना। नीति शतकम नामक जो पुस्तक है उसके लेखक भर्तृहरि हैं। तो इन्होंने, भर्तृहरि ने काव्य को कला नहीं माना है, काव्य को कला नहीं माना है। तो प्यारे बच्चों, नीति शतकम के आधार पर काव्य को कला नहीं माना गया है। इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से या उसमें कुछ लिखा है, संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पुच्छ विषाणहीना आदि करके कुछ लिखा है उसी में। तो उस आधार पे भर्तृहरि ने काव्य को कला नहीं माना है, साहित्य संगीत कला विहीना उन्होंने लिखा है। तो अब हम बात करें अगर आधुनिक युग में, ये तो प्राचीन युग के राइटर हैं, अब हम बात करें अगर आधुनिक युग में, तो कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य को कला नहीं माना है, जिसमें एक आते हैं बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर, अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद। दूसरा अगर नाम करें तो नाम सुना होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। प्यारे बच्चों, अगर तीसरा नाम करें तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, ये तीन लोगों ने भी आधुनिक युग में काव्य को कला नहीं माना है। तो प्यारे बच्चों, ये आधुनिक युग के राइटर जो हुए, उन्होंने काव्य को कला नहीं माना। और प्राचीन में अगर भारत में करें तो भर्तृहरि नाम के एक राइटर हुए, जिन्होंने पुस्तक नीति शतकम में उन्होंने खुद स्वयं लिखा है, संगीत साहित्य संगीत कला विहीना नाम करके कुछ लिखा है, जिसमें मैं बताया है कि काव्य कला नहीं है। तो ये लोग हो गए। अब अगर हम बात करें, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था, आप लोगों को याद होगा, कहा था कि आगे चल के बता देंगे। तो एक पुस्तक है अष्टाध्यायी पुस्तक है। इस पुस्तक की लेखक पाणिनि है। पाणिनि कहीं आएगा, कहीं पाणिनि आएगा, तो पाणिनि है। तो इस पुस्तक, ये संस्कृत व्याकरण की, प्यारे बच्चों, किताब है। संस्कृत व्याकरण की प्राचीन पुस्तक है और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी पाणिनि की, क्योंकि एग्जामों में अक्सर पूछी जाती है। टीजीटी पीजीटी के छोड़ करके भी कई एग्जामों में इसका जिक्र किया गया है। संस्कृत व्याकरण की ये महत्वपूर्ण किताब है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों कला के दो और नाम दर्शाए गए थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर चारु और कारु नाम की दो कलाओं का वर्णन मिलता है। चारु और कारु। कारु मीन्स कामयोगी कला, कामयोगी कला,
और चारू मीन्स ललित कला, ललित कला। ये शिल्प कला जिसे कहते हैं, ललित कला को शिल्प कला के नाम से भी जानते हैं। तो चारू को शिल्प कला, चारू को शिल्प कला, कारू को कामयोगी कला या उपयोगी कला के नाम से जानते हैं, उपयोगी कला के नाम से जानते हैं। तो सब प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि ये दो नाम अष्टाध्यायी में आते हैं जो कला के दूसरे रूप में प्रयोग चारू और कारू। ये क्वेश्चन 2-3 बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि ऐसी पुस्तक का नाम बताए जिसमें चारू और कारू नाम 2 शब्द कला के रूप में आए हैं। तो वो वही एक किताब है अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक। तो प्यारे बच्चों इसलिए आ गया, तो इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में हम इसको लिख दिए हैं कि आप लोग भी इसको जान लो। तो और बाकी एक पुस्तक नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र फिर से चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की प्यारे बच्चों, किसकी? भरत मुनि की। ये क्यों फेमस है? क्योंकि भरत मुनि ने सबसे पहले कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया, इसलिए ये किताब फेमस है। अगर सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेद में, ये हम फिर से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिवीजन में आ जाए। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला का प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम कला का प्रयोग अगर देखें तो ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में कला नाम लिख के ना करके उसमें शिल्प नाम आया था और एक शब्द शिल्पी आया था। क्या आया था? शिल्पी। शिल्पी शब्द कलाकार के लिए, शिल्प कला के लिए प्रयोग हुआ ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ये देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को बता दिए क्योंकि बोर्ड खाली मिल रहा था तो हम आपको सोचे कि कुछ बता देते हैं आगे। तो ये प्यारे बच्चों कला के प्रकार को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हैं। अभी थोड़ा इसमें भाग बाकी है। 3 प्रकार से कलाओं को हम और पढ़ेंगे 1 मिनट के अंदर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कला का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो अभी कला का वर्गीकरण देख रहे थे। तो कला का वर्गीकरण 3 रूप से हम देखेंगे। पहला प्रकार है कला का जो पहला प्रकार है कला का, तो रूप के आधार पर प्यारे बच्चों रूप के आधार पर बात करेंगे। दूसरा नंबर जो है इंद्रियों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो है मूर्त के आधार पर। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण और देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों रूप के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होती है रूपात्मक कला और दूसरी होती है आरूपात्मक कला। प्यारो बच्चों रूप के आधार पर अगर देखा जाए तो कला का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, रूपात्मक कला और अरूपात्मक कला। अब रूपात्मक कला के अंतर्गत जो रूप देख करके आप लोगों को अभी पहले मैं वर्गीकरण में बता चुका हूं, तो आप लोग ही खुद बता देंगे कि रूप में कौन सी चीज आती है,
चित्रकला प्यारे बच्चों, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, बात करें तो स्थापत्य कला आती है प्यारे बच्चों। तो ये रूप इनका प्रधान होता है, तो रूप देख करके हम विशेषता को बतलाते हैं। तो ये रूपात्मक कला हो गई। अरूपात्मक कला में आप लोगों के कौन सी आ गई? संगीत कला, संगीत कला और काव्य कला, काव्य कला। तो रूप के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। कला का वर्गीकरण 3 भागों में हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें रूप के आधार पर 2 प्रकार से कलाओं को बांटा गया है। तो इसी का नाम एक कर सकते हो चल कला या अचल कला। चल अचल 2 होती हैं, ये कलाएं भी नाम रख सकते हो, लेकिन आप रूप से रूपात्मक और अरूपात्मक कला याद रखिए। अब अगर इंद्रियों की बात करें तो 3 प्रकार से कलाओं का वर्गीकरण मिलता है। 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पहला होता है आंख से आनंद की प्राप्ति। प्यारे बच्चों, आंख से आनंद की प्राप्ति, अब ये एक ज्ञान इंद्रिय हो गई। अब कान से आनंद की प्राप्ति, ये हो गई। एक होती है आंख कान दोनों से आनंद की प्राप्ति। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा 3 भाग हो गए, इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। आंख से जो बात करें तो वही होती है चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ये होती हैं 3 आंख से देख करके हम जिसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कान से बात करें तो कान से हम संगीत कला और काव्य कला, काव्य कला, संगीत को हम सुन सकते हैं और काव्य अगर कोई पढ़ता है तो हम उसका भी रसवादन कर सकते हैं कान से सुनकर। तो काव्य कला सभी बच्चे जानते हैं, संगीत को तो हम ध्वनि सुन करके ही मजा लेते हैं, और संगीत को हम आंख कान दोनों में भी रख सकते हैं। तो इसमें भी रख देते हैं संगीत कला, क्योंकि संगीत देख करके और आंख से देख करके और कान से सुन करके दोनों प्रकार से इसका आनंद लिया जा सकता है। तो ये हो गई। अगर दोनों अगली बात करें तो एक रंगमंच की अगर बात करें, रंगमंच पे जो नाटक होती है या नाटक लिख सकते हो इसी को, नाटक जो होती हैं वो भी सब दोनों कलाओं का आनंद प्राप्त कर सकती है, दोनों इंद्रियों से, आंख कान दोनों से। तो ये 3 प्रकार से वर्गीकरण मिलता है, एक आंख से आनंद प्राप्त करना, एक कान से प्राप्त, एक आंख कान दोनों से प्राप्त करना। विभाजन तो आप स्वयं कर लेते हो, क्योंकि मैं विवरण में आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है। अब मूर्त के आधार पर अगर हम बात करें तो मूर्त कला और अमूर्त कला, एक होता है मूर्त कला, एक होता है अमूर्त कला। अमूर्त कला, अमूर्त कला जिसमें मूर्ति का हो, जो ये आ जाती है चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। अगर बात करें अमूर्त में तो काव्य और संगीत, इसमें आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काव्य और संगीत कला नीचे आ जाती है, और मूर्ति कला में चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज कला के प्रकार का
यहाँ पर टाइम पूरा होता है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। आप अपनी आशा कमेंट बॉक्स में लिख करके क्रिया दिया करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों को इसी जोश के साथ आगे वीडियो देते रहें। तो एक बार अगर जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्कोप बढ़ाइए, हम इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहें कि न्यू वीडियो कब आती हैं। तो जो भी वीडियो मिलेगी आपको विशेष रूप से कुछ अच्छा सिखा के जाएगी, तो आप लोग उससे जुड़िए। तो उस सब्सक्राइब करके आप उस चैनल को अपने पास रखिए, फिर आपको जो वीडियो न्यू आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कोई अगर कमी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से कोई उल्टी प्रक्रिया आपको नहीं जाएगी। आप जो भी कमियां हैं उनको खुल कर बताइए, मैं उस पर सुधार करूंगा और अच्छे से विचार करके हम आगे आपको वीडियो भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।